विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी पाठ में भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, भाग 2 में सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अब देखो, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर देता है। तो उस पर दुकानदार उसको बोलता है कि आप यहाँ पर स्कूटर न रखें, दूसरे स्थान पर खड़ा रखिए। तो वह व्यक्ति ने वह स्कूटर कहीं और जगह पर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह सज्जन सामान खरीदने लगे। तो इतने में स्कूटर लेकर एक लड़का आया। दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो इस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना क्यों नहीं किया। तब दुकानदार क्या बोला कि ये तो मेरा बेटा है, उसका हक होता है कि दुकान के पास या सामने वह क्या है, स्कूटर खड़ा रख सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कि लोग बड़े बड़े आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब वह अपनाने की बात आती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। बातें करना तो सरल है, लेकिन अपनाना बहुत ही कठिन होता है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक माने जल्दी से। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो यहाँ पर देखो, पानी पानी हो जाना मुहावरा का अर्थ होता है लज्जित हो जाना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा माने इंतजार। तो एक सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था कि हमें अपने बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। जल बिजली माने पानी का जो टैक्स आता है वह भराने के लिए, जमा कराने के लिए जाते हैं। तो साथ में उनका पोता भी उनके साथ जाता है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार माने लाइन देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत ही उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। अब दादाजी ने क्या किया कि लंबी लाइन देखकर, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी जगह पर हो कि लंबी लाइन देखकर यहाँ तक कि भगवान की प्रार्थना अर्चना करने, पूजा करने हम जाते तो लंबी कतार देखकर हम क्या होते हैं, भगवान की प्रार्थना करने गए वह भी भूल जाते हैं और बातों बातों में आगे चले जाते हैं माने। तो यहाँ पर लंबी लाइन देखकर दादाजी ने क्या कहा, कोई परिचित व्यक्ति खड़ा था तो उनके पास तुरंत गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, लो इसको भी जमा करा दो। माने बिल दादाजी का था, लेकिन वो व्यक्ति को वह थमा दिया। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले तो वह बिल और उसके पैसे आदि उसके हाथ में रख कर वह एक तरफ जाकर बैठ गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। अब दादाजी ने पोते को तो सिखाया था कि हमारी बारी जब आती है तो उसकी हमें प्रतीक्षा
करनी चाहिए। लेकिन दादाजी ही ने ऐसा नहीं किया, तो वो पोता बार बार दादाजी को क्या कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए है ना। तो ये बस सब बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसे आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। सदैव माने हमेशा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सभी लोग ऐसे होते हैं कि आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उसके अपनाने की बात आती है तो उसका आचरण कभी नहीं करते। माने कहने का मतलब है उनकी कथनी और करनी में समानता नहीं होती। कहते कुछ और होते हैं और करते भी कुछ और होते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वे हंसी के पात्र बनती है। इसलिए हमें हमेशा कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको पाठ 4 समझ में आया होगा। अब देखो इसमें अभ्यास में सोचकर बताइए। तो ये जो 4 प्रश्न हैं वो अपनी अपनी सोच के अनुसार आपको लिखने हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें है विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर देखो पहला जो है वह क्या है, कौन सा चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा उद्गार चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा अवतरण चिन्ह, चौथा छठा है योजक चिन्ह। अब है ब में वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। तो देखो पहला है फूल तोड़ना मना है, तो वह क्या कौन सा होगा, पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो उद्गार चिन्ह। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो अवतरण चिन्ह। धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, प्रश्न चिन्ह। अब देखो इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए। जातिवाचक तो संज्ञा, तो जो कोई विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बोध का अर्थ कर बोध, उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उसमें से हमें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको गोल चिन्ह करना है। तो इसमें देखो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो जातिवाचक कौन सा हुआ, मनुष्य। शिल्पा ने 4 पौधे बोए लगाए, तो यहाँ पर कौन सा होगा, पौधे। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, शहर। फूल सबको अच्छे लगते हैं, जातिवाचक कौन सा होगा, फूल। अब देखो परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है उसके प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। तो देखो इसमें पहला प्रश्न है हम किस किस का ऋण है, तो हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। किसी देशभक्त नहीं कहा जा सकता, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए, सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा। अब देखो स्वाध्याय, इसमें कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो देखो कोष्टक में है, उसको उदाहरण अनुसार आपको वाक्य बनाने। तो उदाहरण है पहला, इसमें गोल किया गया है, तो उसका वाक्य बनेगा फूल तोड़ना मना है, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ, सबको कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए।
अब देखो उसके बाद है प्रश्न भाषा सज्जता में पढ़कर समझिए, और दूसरा इसमें है पढ़कर समझिए, तो ये सिर्फ समझना ही है। अब देखो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखो जो रेखांकित शब्द है कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा, ये जो शब्द होते हैं उसमें कोई ना कोई गुण दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है जो कोई ना कोई गुण दर्शाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अब देखो निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही निशान दीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है सच्चा, सच्चाई, ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, बचपन तो बुढ़ापा। तो सच्चाई, ऊंचाई, बचपन, लड़ाई, अमीरी, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकलती है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जहाँ पर भीड़, टोली, सभा आदि सब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कि भीड़, फिर टोली और सभा, जो ये तीन शब्द है तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक। समूहवाचक की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति आदि का बोध होता है तो उसको हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ कि क्लास में पढ़ने वाले बच्चे तो वह समूह में कहे जाएंगे, भीड़ वह समूह में होगा, फिर झुंड वह समूह में होगा, भीड़ वह समूह में होगा। तो आदि सब समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको भाग 2 समझ में आया होगा।